हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओनली में। आज मैं एक और यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक लेकर आई हूँ जो कि एनटीए नेट से रिलेटेड फर्स्ट पेपर की है, शिक्षण एवं शोध अभियोगिता। इसमें 3 साल के लास्ट 3 ईयर्स के 2018, 2019 और 2020 के जितने भी शिफ्ट में पेपर्स हुए हैं वो सभी पेपर्स इसमें दिए गए हैं और ये 54 सेटों का विश्लेषण है। इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने सोशियोलॉजी का किया था। सोशियोलॉजी की 105 पेपर सेट्स की सीरीज थी और ये 54 सेटों की सीरीज है। आज स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं सुबह शाम 2 वीडियोस कम से कम इसकी डलेंगी, तब एग्ज़ाम आने तक इसको हम कवर अप कर पाएंगे। ठीक है। और एक और बात कि वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जैसे मैं पिक्चर अपलोड करती हूँ तो वीडियो क्वालिटी अपनी सही करने के लिए आप अपनी वीडियो सही कर लेना, आप क्वालिटी सही कर लेना, तब आपको पिक्चर अच्छे से दिखाई देगी। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बस थोड़ा मन रहता है कि आप सबके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, तो इसलिए मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं ये केवल रिवीजन पर्पस से ही बना रही हूँ, बाकी अगर कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। एक बार पेपर का बता देती हूँ। ये है 24 सितंबर 2020 का पेपर सेट है, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। ठीक है, एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग अवबोध स्तर। नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान कोई भी शिक्षक अगर शिक्षण कर रहा है तो शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्रॉबिंग या विशेष परीक्षा। कि अगर मैं अपने टीचर की किसी बात से प्रभावित हूं और वो मैं दूसरे को समझाना चाहती हूं, उसे सविस्तार वर्णन करना चाहती हूं, उस चीज का अच्छे से कर पाती हूं, तो उसे कहेंगे विशेष परीक्षा, विशेष इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षण बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? कौन कौन सी चीजें व्यवहारगत होंगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा नंबर 2। कौन सा है? कम्युनिकेशन। कि मेरा और आपका कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छा है या फिर एक सेम लैंग्वेज है, जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं बोल रही हूँ, और अगर आप क्लियरिटी के साथ सुनना चाहते हैं और क्लियरिटी के साथ मैं बोल नहीं पा रही हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्लियरिटी के साथ बोल रही हूँ और मेरी लैंग्वेज वही है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। फिर आता है ऑप्शन नंबर 3, प्रबंधन और निगरानी। किस तरह का आपका मैनेजमेंट है, आप किस प्रकार से बच्चों को मैनेज करते हैं, उन पर कैसे निगरानी करते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और नंबर 5 आ जाएगा मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। ठीक है, कि उनका आप मूल्यांकन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें फीडबैक के लिए भी तैयार कर रहे हैं या फिर उन्हें वो चांस दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 और 5। 4 में है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, आज की डेट में कंप्यूटर कंपलसरी है, और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह करना। ठीक है, तो इसमें और बाकी सारे पॉइंट, यहाँ पर तो 2 ही पूछे थे और बाकी हैं हस्तांकित कार्य, दूसरा है क्रमानिर्देशित निर्देश, तीसरा है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, नंबर 4 है मुक्त अधिगम, नंबर 5 है अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है, क्या क्या मिलाना है। हम सीधे सही आंसर पर पहुंचते हैं। एक है इसके प्रयोग, किसके प्रयोग, निर्माणात्मक मूल्यांकन के प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभवता की पहचान करने के लिए होता है। ठीक है। दूसरा है संकलात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग प्रयोजन अधिगम स्तर को आंकना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, ये होता है अधिपत्य सूचक मानक। फिर है मानक संदर्भित परीक्षण, ये क्या होता है, ये होता है रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है जो रिसर्च पैराडाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव, रिसर्च पैराडाइम के अकॉर्डिंग ये कौन सा सीक्वेंस सही होगा। इन सारे सीक्वेंस दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो सीक्वेंस है वो सही होगा। शोध समस्या निर्धारित करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण करना, फिर है परिकल्पना का परीक्षण करना, फिर क्या है, फिर है सामान्यीकरण पर पहुंचना, और फिर लास्ट में आता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 7 बताता है निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है। ठीक है, हमारे कॉलेज के टीचर एक शोध कार्यक्रम को तैयार करते हैं, तुरंत व्यवहारिकता में पहुंच जाओ और उसको वहां पर इंप्लीमेंट कर दो। हमारे कॉलेज के अध्यापक, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर क्या करते हैं, एक शोध कार्यक्रम रिसर्च प्रोग्राम रखते हैं। आजकल बहुत सारे वेबिनार्स चलते हैं, तो शोध प्रोग्राम करते हैं रिसर्च, फिर जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। ठीक है, समाज से जुड़ी जो भावना है उनको सुधारना उनका मेन उद्देश्य है अपने रिसर्च प्रोग्राम में। ठीक, फिर क्या हुआ, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी शोध विधि अच्छी होगी, उपयोगी होगी, तो ये होगी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। ठीक है, एक्शन रिसर्च मेथड कि एक्शन करके वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समाज से हमारी फीलिंग्स को जोड़ रहे हैं। चिंतन, नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ठीक, क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन कि कौन से, जो भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन से अनुसंधान के चरण जो है वो अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस कम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि कौन से प्रभावित है, कौन से प्रभावित है, हम कई बार सोच लें कि पूछा है कि कौन से प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि कौन से सबसे कम प्रभावित करते हैं। तो एक तो होगा अनुसंधान चरों की पहचान करना। भाई चरों की पहचान कहाँ करने को वो बोलते हैं। फिर है इनको परिभाषित करना। चरों की पहचान करने के लिए तो बहुत बाद में आता है कि कभी कभी कहते हैं, बाकी बहुत कम ये नेसेसरी होता है, ये नेसेसरी नहीं होता है, बल्कि जब आंकड़े संग्रहण करना ये ज़रूरी होता है, आंकड़ों का विश्लेषण करना ये भी ज़रूरी होता है, अनुसंधान निष्कर्षों की फिर रिपोर्टिंग करना होता है, तो ये भी ज़रूरी होता है। अभी जो बेसिक स्टेप्स हमने बताए थे कि शोध समस्या को निर्धारित करना है, परिकल्पना का निर्माण करना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना होता है, फिर उनको संकलित करना होता है आंकड़ों को, फिर उनका विश्लेषण करना होता है, उसके बाद सामान्यीकरण पर पहुंचना और उसके बाद निष्कर्ष निकालना। ये सोशल रिसर्च के बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुसंधान चरों की पहचान करना और उनको परिभाषित करना, ये दोनों
इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति होती है। ठीक है, इन्होंने पूछा सीधे सीधे कि जो हम रिसर्च करते हैं उस रिसर्च में के प्रतिवेदन लिखने में, प्रतिवेदन बोले तो जो हम रिपोर्ट राइटिंग होती है, हमारी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो उसमें हमारा क्या चाहिए? परमिसिबल प्रतिवेदन लिखने में आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है। तो इनमें से कौन सी की अनुमति है, ये पूछा गया है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। एक है आधारित, मतलब कि रिसर्च आधारित सिद्धांतमूलक शोध, आधारित सिद्धांतमूलक शोध। फिर आएगा सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध, किसे सहभागी भी हम कर सकते हैं। और आता है केस स्टडी रिसर्च, व्यष्टि अध्ययन शोध, हम इसके लिए कर सकते हैं। किस शोध के लिए? प्रतिवेदन लेखन के लिए, आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग में। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ को तो हम रीड नहीं करेंगे, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर रीड कर लेंगे। हालांकि चाहे तो हम इस पेपर सेट से इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसी से हमें आंसर्स निकालने होते हैं कि पहले हमें क्वेश्चंस रीड करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पैरा रीड करना चाहिए और उससे रिलेटेड ही उन क्वेश्चंस के आंसर निकालते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है? ये एक अलग से पढ़ने वाली चीज है पेपर सेट में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अलग से कर लेना प्लीज। ये है वाणिज्य से वाणिज्य सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है? तो इसका आंसर होगा डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग। फिर है नेक्स्ट, ई प्रापण के लाभ हैं। ई प्रापण के लाभ क्या क्या हैं भाई, ये देख लेते हैं। ई प्रापण के लाभ है लागत कटौती और शीघ्र सुपुर्दगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या कहता है? कम कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा नए उत्पाद विकसित करना। नेक्स्ट है इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रमाण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया है? अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ई प्रमाण की प्रमुख विशेषताओं पर। ई प्रमाण की प्रमुख विशेषताओं पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। ये है पहले क्वेश्चन तो रीड कर लें। हाँ भाई, ये दिया है संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह क्या कहलाता है? आंसर होगा समव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक टीचर संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? ठीक है, कि संप्रेषण में अपने शिक्षण के दौरान, मतलब कम्युनिकेशन जब करेगा तो शिक्षक क्या एंश्योर करना चाहेगा? तो इसे भी एक कोट के द्वारा समझाया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 2, पहले आत्मसम्मान, दूसरी बात जो है इंश्योर करेगा वो करेगा क्लास में उसका प्रदर्शन कैसा है, और नंबर 4 वृत्तिक विकास, मतलब उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह का है। ठीक है, संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन
और वृत्तिक विकास अपना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है रीजन और असर्शन। असर्शन में क्या है, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। असर्शन और रीजन को बहुत अच्छे से अगर हम करते चले जाएं तो बहुत आसानी से हमें नंबर दिला सकता है। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इसका तर्क क्या दिया गया है, रीजन क्या दिया गया है, ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं, ठीक है। ये क्या कहा, ये विरोधी होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। तो क्या है, तो ऐसा नहीं है, जब प्रतिरोधी कहा है तो फिर शांत कैसे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, असर्शन जो है वो सही है, लेकिन इसका जो रीजन दिया है वो गलत है, ठीक है। कि कुछ लोग हैं समूह चर्चा में कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर क्या ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। असर्शन सही है लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये क्या करता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसकी सही सूची को हम देखते हैं। शारीरिक अश्रव्य आवाज, ठीक है। मनोवैज्ञानिक पूर्व प्रवृत्त धारणाएं मनोवैज्ञानिक कहलाएंगी। भाषा संबंधी अलग समझ कहलाएगी। फिर सांस्कृतिक क्या है, सांस्कृतिक हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 20। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। When communication for educational purpose takes place, the sequence of elements is। तो ये क्या होगा, ये होगा, इसको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका सीक्वेंस है 1 से और 5 तक बिल्कुल सही जाएगा। सबसे पहले सोर्स, दूसरा कूट लेखन एनकोडर, तीसरा मैसेज संदेश, नंबर 4 डिकोडर विकोडक, और नंबर 5 फीडबैक, ठीक है, फीडबैक। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, किसका, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण के घटकों का क्रम है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यह एक व्यक्ति एक स्थान ए से 3 किलोमीटर घंटा की गति से पूरब दिशा में 1 घंटे तक चलता है। ये थोड़े आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं कि हाँ मैथमेटिकल हैं, तो उनसे आपको जोड़ते हैं, तो ये आपको करने पड़ेंगे खुद से ही। पूरब दिशा में, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ बस। उसके बाद पूरब दिशा में 1 घंटे तक चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान तक चलता है। स्थान ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो इसका आंसर होगा 9.48 किलोमीटर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी इसी तरह का आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग से ही रिलेटेड है। ये 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन, इसकी भुजाओं को 1.0 बढ़ाकर बदल दिया जाता है। इस घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी 3%। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित संख्या क्रम पर विचार करें। संख्या दी हुई है, इसके क्रम पर विचार करना है। तो विचार में आएगी यहाँ पर 2 से 10 हुए, 10 से 30 हुए, 30 से 68 हुए, तो x की जगह क्या आएगा, तो x की जगह आएगा 130, ठीक है। यहाँ पर इसको निकाल के दिखाया गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक परिवार एक महाविशेष में एक वस्तु के उपयोग पर कतिपय व्यय करता है। यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है
और वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 4%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्ण क्रमों पर विचार कीजिए, अगला पद क्या है। तो अगले पद को क्या देखना है, ACF है, फिर EGI है, IKN है, OQT है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, UWZ। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नीचे तर्क वाक्य दिए गए हैं, सभी दार्शनिक भ्रमशील हैं, सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, सुकरात भ्रमशील नहीं है, और इसमें है विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभासी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सभी दार्शनिक भ्रमशील हैं और सुकरात भ्रमशील नहीं है। विरोध के क्लासिकी वर्ग में यह आंसर होगा कि ये विरोधाभासी है। नेक्स्ट है कि एक है और एक नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 27 क्वेश्चन नंबर। यहां है, नीचे ये 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है। ठीक है, तो यह है सार्वभौम विधेयात्मक। एक ही ऑप्शन ये दिया है तर्क वाक्य, और ये है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सार्वभौम विधेयात्मकता को ये दर्शाता है, अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण विशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। कौन से प्रमाण विशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष और अनुमान। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया जाता है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अपोह और प्रत्यक्ष को, अपोह और प्रत्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तर्कसंगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या होती है। तर्कसंगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा वैध या अवैध, वैध या अवैध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका में किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में संबंधी वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल दी है, तो टेबल के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसी टेबल में से दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। ये एक्चुअल समझने वाले क्वेश्चन है, ना कि रीड करने वाले। चलो इस पेपर सेट को तो देखते हैं, बाकी जो केवल फर्स्ट वाले होंगे ना, जो टीचिंग वाले होंगे, केवल हम उन्हीं को फोकस करके चलेंगे। किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 में। आप टेबल देखोगे तभी हो पाएगा ये। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम रहा, वो भी देखना है, वर्ष 2016 में। फिर है वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना रहा। तो इसका आंसर होगा 1270 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 17.2। फिर है, किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में।
फिर आता है क्वेश्चन आप कंप्यूटर के आगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें केवल जो हमारे रीडेबल क्वेश्चन होंगे बस उन्हीं को लेंगे, पैराग्राफ को भी छोड़ देंगे, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकल रहे हैं आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के और ये सब, इनको छोड़ देंगे। जो हमारे पेंसिल और से निकलने वाले हैं उनको छोड़ देंगे। फिर क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ संक्षेपाक्षर CD रोम का पूरा नाम लिखिए। तो CD रोम का पूरा नाम लिखना है, यह है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीमीडिया के घटक हैं। मल्टीमीडिया के घटक कौन से हैं? टेक्स्ट है, वीडियो है एंड ऑडियो है। नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओनली 4 जो यहाँ पे निम्नलिखित दिए हैं उनमें से केवल 4 नंबर सही है। 4 सही में कौन कौन से दिए हैं? ऑनलाइन अधिगम, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम और वेब आधारित अधिगम। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 में सभी को दे दिया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, मतलब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? कारण क्या कहता है इसका? फिर इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल सही है, जब इस तरह की अथॉरिटी दी जाएगी तो निजता से समझौता करने की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में है, में क्या दिया है? पैथन एक है, पैथन इज एन। क्या है पैथन? पैथन ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पैथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी बिल्कुल अलग से निकालेंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज के कंप्यूटर के क्वेश्चन है हर पेपर सेट के, कि हाँ फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इस तरह से ही थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी इस पर, लेकिन कर लेंगे हम। फिर नेक्स्ट आता है 41। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सभी सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है एशिया, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा यूरोप और लास्ट में आएगा अफ्रीका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 42। विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहशताब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? तो इसका आंसर होगा सूचना और संचार का। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पर हम पहुंचते हैं। सॉरी, पेज चेंज करना भूल गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम सही आंसर को देख लेते हैं। जल प्रदूषक दिया है और उसके स्रोत दिए हैं। अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाला जलाशय, पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। फिर है पादप पोषक तत्व, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्ष। फिर है अम्ल एसिड, तो खान अपवहन। फिर आता है
पोली कैलोरीनेटेड, पोली कैलोरीनेटेड बाइफेनाइल्स, इसको कहा जाएगा इन शॉर्ट PCB। ये किस में होता है? ये होता है अपशिष्ट भस्मीकरण और विषयक पाटन स्थल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन असर्शन और रीजन का। असर्शन और रीजन क्या कहते हैं? असर्शन कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। फिर इसका रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा समुदाय न्यूनीकरण और प्राय अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं में परस्पर विरोधी मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, असर्शन सही है लेकिन इसका रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, क्वेश्चन नंबर 46 दिया है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1982 में। नेक्स्ट है इसका वो देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय बना। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 में क्या दिया है? 4 में है ब्लॉग, 5 में है डिस्कशन बोर्ड और 6 में है व्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 है चरण 1 मूल्य संग्रहण। मूल्य संग्रहण मतलब वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना। दूसरा है चरण 2 मूल्यांकन। मूल्य किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। तीसरा चरण है मूल्य स्पष्टीकरण। उन मूल्यों जिनका उद्देश्य दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना। फिर है चरण 4 मूल्य समेकन। मूल्य समेकन में है मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मतलब कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में है पराविधा का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। फिर कथन 2 में है अपराविधा का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही आंसर को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि कथन 1 और कथन दोनों सही है। कथन 1 क्या था? पराविधा का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। फिर दूसरा कथन था अपराविधा का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, जो हमारे अनुभव पर आधारित वो है अपराविधा, और जो हमारे अनुभव से परे का ज्ञान है वो पराविधा। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब कि इस पेपर सेट का हमारे 2020 के सितंबर 2020 के पहले पेपर सेट का ये है 50 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्रविष्टि 66 में। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची की संघ सूची में प्रविष्ट
66 में उच्च शिक्षण संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संख्याओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये था हमारा आज यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेट्स का पहला पेपर सेट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी वीडियोस बनेंगी। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें उनका वेलकम, और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू अवर फैमिली, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।